फजलो करम है कि मैं दूसरी मर्तबा असमोली की विधानसभा में आपके दरमियान में आकर मुझे अपनी बात रखने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनायत फरमाया है। और खास तौर से ये मेरे लिए बड़ी बाइज़ इज्जत की बात है कि रुकनुद्दीन सराय में मुझे यहां पर आने का मौका मिला और आपसे अपनी बात रखने का मुझे मौका मिला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे उम्मीदवार, हमारे प्रत्याशी शकील साहब इसी गांव से हैं, इसी इलाके से हैं, वो यहीं के बेटे हैं। और जब यहां की आपकी सरजमीन से एक जियाला उठता है मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए, हिस्सेदारी की लड़ाई को कामयाब करने के लिए, जब कोई यहां से उठता है कि ताकि असमोली विधानसभा को जिन चीजों से, विकास से महरूम करके रख दिया गया, सही मानों में असमोली में विकास हो, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप 14 तारीख के दिन अपना एक एक वोट हमारे मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम जनाब शकील अहमद साहब को पतंग के निशान पर बटन दबाकर इनको कामयाब और कामरान करें। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं। यहां पर पब्लिक हेल्थ सेंटर नहीं है, मदरसों में, सरकारी स्कूल्स में मुदर्रिसों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। असमोली की शक्कर मिल जो दलितों की जमीन है उस पर कब्जा हो चुका है। माशाअल्लाह एफआईआर तो हुआ है मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट कायम हुआ मगर ये सिर्फ जुमला है, इसमें कोई स्टाफ नहीं है। बस अड्डा है मगर कायम नहीं है, कोई डिपो नहीं है। असमोली विधानसभा में एक भी नगर पंचायत नहीं है। इसकी जिम्मेदार कौन है आप जानते हैं। आज शिक्षा से महरूम असमोली की जनता को किया जा रहा है और वहीं पर आप जानते हैं कि जहां पर डिग्री कॉलेज संबल में है मगर स्टाफ नहीं है, यहां पर आप देखते हैं कि आप ही के इस इलाके में कोई विकास का काम नहीं किया गया। तो सवाल ये पैदा होता है, क्यों आप यहां पर सपा के प्रत्याशी को या मौजूदा विधायक को वोट दें? आप क्यों यहां पर बसपा या बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दें? मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस विधानसभा के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें हमने ये तय किया, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा साहब की जन अधिकार पार्टी और दीगर 2 सियासी पार्टियां हैं, अति पिछड़ा समाज की, बिंद समाज की, कश्यप समाज की। तो हमारी कोशिश और हमने ये फैसला दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपने दुआओं से, अपने वोटों से, अपने आशीर्वाद से इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है तो इसके पहले मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह ताला बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे। मैं आपसे ये बताने आया हूं कि 3-5 साल में एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का होगा और 2 अति पिछड़ा समाज के होंगे। क्योंकि जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय सिर्फ जबान से बोलने से अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसको अमली जामेनामा पहनाने से सही मानों में आपकी नीयत का और आपके फैसलों का इम्तिहान होता है। आप यहां से इंशाअल्लाह ताला मजलिस के उम्मीदवार शकील अहमद साहब को कामयाब करिए। हो सकता है कि वो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर आपकी नुमाइंदगी करेंगे और आपके लिए लड़ेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल डर की बुनियाद पर करेंगे तो जाहिर है समाजवादी तो यही चाहती है कि डर की बुनियाद पर आपको डराया जाए। बीजेपी यही चाहती है कि आप डर डर कर घुटन की जिंदगी गुजारें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही, वो हर महाज पर बीजेपी की सरकार नाकाम साबित हुई है। क्या नौजवानों को रोजगार मिला? क्या नौजवानों को नौकरी मिली? तो आपको जानकर हैरत होगी, बल्कि आप जानते हैं कि किसी नौजवान को रोजगार का इंतजाम नहीं किया। बीजेपी सिर्फ उन मसाइल को उठाती है जिससे दो समुदायों में गर्मी पैदा हो जाती है, या फिर यहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है। 5 साल में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में घर तो बहुत मंजूर हुए, मगर 10 अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को घर नहीं दिए गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है, मगर आज उत्तर प्रदेश हर मैदान में पीछे हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, क्या कहा उन्होंने देश की पार्लियामेंट में कि कोविड के दौरान में गलती से लोगों को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया। मैं देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहूंगा और उनके हाफिजे को ताजा करना चाहूंगा। हाफिजे का मतलब उनकी मेमोरी को ताजा करना चाहूंगा कि क्या जब कोविड शुरू हुआ तो क्या तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं शुरू हुआ? क्या आपने इल्जाम नहीं लगा दिया अल्पसंख्यक समाज मुसलमान पर? आप ही की पार्टी के लोग कह रहे थे कि कोविड फैलाने में ये लोग जिम्मेदार हैं। बताओ प्रधानमंत्री, वो किसने किया? फिर कौन जिम्मेदार है उसका? और दूसरी बात बीजेपी नहीं बताती आपको, क्या जनवरी 2021 में बीजेपी पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास करके प्रधानमंत्री को मुबारकबाद दी? कि प्रधानमंत्री को मुबारकबाद इसलिए दी बीजेपी ने कि हम कोविड से जंग जीत गए और ऑस्ट्रेलिया में भारत ने ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को हरा दिया। इतनी जल्दी आपने जनवरी 2021 को 1 साल पहले आप जाकर रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में बात कही गई। उसके बाद जब दूसरी वेव शुरू हुई तो क्या गंगा के पानी पर जो लाशें तीर रही थी प्रधानमंत्री, वो झूठ है? क्या उत्तर प्रदेश में लोग जब ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर रहे थे, वो झूठ है? क्या लोग को, आवाम को कोविड से दवाएं नहीं मिल रही थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था, वो झूठ है? बताओ प्रधानमंत्री, बताओ बीजेपी, का ये बात सच नहीं है कि आपने 2021 जनवरी में आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ऑर्डर प्लेस किया, उसमें देरी हुई? अगर आप अक्टूबर नवंबर 2020 में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दवाओं का ऑर्डर प्लेस कर देते तो भारत में इतने लोग नहीं मरते। आपको सिर्फ तारीफ पसंद है, आपको सिर्फ अपनी तारीफ पसंद कि आपने ऐसा किया था। अरे आपकी हुकूमत की गलती की वजह से भारत में कोविड की सेकेंड वेव आई, बीजेपी जिम्मेदार है। अगर 2021 में कोविड की सेकेंड वेव आई तो बीजेपी की गलतियों की वजह से, बीजेपी की नादानियों की वजह से, जिसमें लोगों ने, जनता ने अपनी माओं को खोया, अपने पिता को खोया, अपनी पत्नी को खोया, अपने भाइयों को खोया, अपने दोस्तों को खोया। बताओ प्रधानमंत्री, आपने दवाओं का ऑर्डर क्यों नहीं पहले प्लेस किया? इसकी बात प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जब उन पर आ जाती है बात तो फौरन बोलते मैं जिम्मेदार नहीं हूं, कोई और जिम्मेदार है। क्या आप उनमें सरकार क्या कर रही थी आपकी? दूसरी बात ये अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश में मई जून में सर्दी पैदा कर दूंगा। मौसम वैज्ञानिक है बाबा, मई जून में कोई सर्दी पैदा कर देता है?
अब बोलते हैं कि अब मैं सर्दी के मौसम में गर्मी पैदा कर दूंगा। अरे बाबा, आपकी सरकार तो दवा नहीं दे सकी, आपकी सरकार तो मरने वालों को अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ी नहीं दे सकी। आप कौन सी गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं? आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, मगर बाबा गर्मी और सर्दी की बात कर रहे हैं। मगर बाबा एक बात सुन लो, एक बात ज़हन नशीन कर लो, ओवैसी जो उत्तर प्रदेश में गर्मी पैदा कर चुका है, वो ना तुम्हारी सर्दी कम करेगी ना तुम्हारी गर्मी कम करेगी। अब गर्मी बरकरार रहेगी सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला। बाबा ने कहा था मैंने पूरा क्राइम खत्म कर दिया, जराइम खत्म कर दिया, कोई नहीं होता है, सब डरते हैं, सब क्रिमिनल माफिया भाग गए। बाबा, हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? आपको नहीं मालूम बाबा कौन थे? आपने कहा कि अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है, ये वही मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की थी। ये वही लोग हैं जो अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। इनको रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है, इनको रूल ऑफ गन पर भरोसा है, इनको बैलेट पर भरोसा नहीं है, इनको गोली पर भरोसा है। वो ये चाहते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं बाबा, ये गोली चलाने वाले कौन थे? और बाबा ने कहा कि ओवैसी को अपनी भाषण को देख कर देना चाहिए। बाबा, मेरी जबान चलेगी तो तुम्हारे बोलने से नहीं चलेगी। मेरी जबान चलेगी तो इन नौजवानों के जज्बात की तर्जुमानी करेगी। मेरी जबान चलेगी तो असमौली उत्तर प्रदेश के नौजवानों की ताप पर चलेगी। मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारी जबान नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की आवाज को बुलंद करेगी। मेरी जबान चापलूसी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हक की बात करेगी। मेरी जबान गुलामी की बात नहीं करेगी, मेरी जबान हिस्सेदारी की बात करेगी। मेरी जबान से डर की बात नहीं निकलेगी, मेरी जबान से उम्मीद की बात निकलेगी। मेरी जबान है जो उनकी जबान की मैं तर्जुमानी करता हूं। मैं कोई संघ की जबान या समाजवादी की जबान में नहीं बात कर सकता, मैं नहीं करूंगा। अगर ये मेरा जुर्म है तो इस पर गोली चलाएंगे तो चलाने वाले चलाओ। कितनी गोली चलाओगे तुम? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर मेरी जबान खत्म नहीं होगी। क्योंकि अब ओवैसी अकेला नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं अपनी जबान नहीं बल्कि मैंने ऐसे लाखों लोगों को बता दिया है कि अपनी जबान को इस्तेमाल करो। वक्त के फिरौन के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के नमरूद के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू जहल के सामने खड़े हो जाओ, वक्त के अबू लहब के सामने खड़े हो जाओ और वक्त के यजीदों के सामने अपनी गर्दन कटा देना मगर कभी झुकने नहीं देना अपने आप को। ये हम जब बात करते हैं तो ये लोग, अरे जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, जोर से लगाओ, गली गली लगाओ, नगर नगर लगाओ, पूरी अखनौली में लगाओ। ये बात हुई। अब भैया को और बाबा को नींद नहीं आएगी। अब आप सुनिए, गोली चली तब भी इतनी जबान चल रही है। अब ये सोच रहे होंगे ये तो पापी, ये तो गोली चलने के बाद भी तेज जा रहा है। जाएगा तेज, तुम्हारे हाथ में नहीं है किसी की जान लेना, वो तो अल्लाह का काम है।
जब तक अल्लाह बोलेगा जिंदा रहेंगे, जब अल्लाह फैसला कर लेगा चले जाएंगे। सुनो असमोली की जनता, सुनो रुकनुद्दीन सराय के गयूर अवाम, मेरी माँ और बहनें, मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी मौत से नहीं डरता, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है, मेरे मरहूम वालिद ने मुझे ये सिखाया है कि मौत से मत डरो, मौत के बाद जो हिसाब किताब होगा उसकी फिक्र करो। जब हिसाब किताब होगा पूछा जाएगा कि बताओ असदुद्दीन, तुमको दुनिया में इज्जत दी गई, मुकाम दिया गया, तुमने उसको कैसे इस्तेमाल किया? मैं गुनाहगार हूं, मैं कितना गुनाहगार हूं मेरा रब जानता है, मगर एक बात तुम्हारे सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मैं बेईमान नहीं हूं, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने कभी भी अपनी मुफाद के लिए आवाम का सौदा नहीं किया। मैं अगर राजनीति में हूं तो तिजारत करने के लिए नहीं हूं, मैं अगर राजनीति में हूं तो दौलत कमाने के लिए नहीं हूं, मैं अगर राजनीति में हूं तो गरीब और मजलूम आवाम को उनका मुकाम दिलाने के लिए, उनका हिस्सा दिलाने के लिए हूं। यही हमको सिखाया गया था और हमको मौत से ज्यादा ये सोचना है कि हम दुनिया में क्या करें, कैसा लेकर करें, क्या किए कि उनके सबका हिसाब किताब होगा। कोई नहीं बचने वाला है, सब जाएंगे। सब बड़े बड़े मुख्यमंत्री पहले जा चुके हैं, सब जाएंगे, हम भी जाएंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला जब जाएंगे तो हशर के मैदान में मैं अपनी मां को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अपने बाप को शर्मिंदा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो हशर का मैदान होगा तो हसनैन करीमैन रहेंगे, हौज़े कौसर भी होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कमली वाले की उम्मत हैं, हम कमली वाले की उम्मत हैं और हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे लिए काफी है, जिएंगे अल्लाह के हुक्म से आए। अम्मा के पेट में 9 महीने थे, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने बड़ा किया, अल्लाह ने काबिल बनाया, अल्लाह ने 2 मरतबा विधायक बनाया, अल्लाह ने 4 मरतबा MP बनाया, अल्लाह ने हमको लंदन भिजाकर कानून और बैरिस्ट्री की डिग्री दिलाई, अल्लाह ने हमारी जान बचाई। अल्लाह ही हमको आगे लेकर बढ़ेगा, रहेगा नाम सिर्फ अल्लाह का, किसी का नहीं रहेगा। ये हमारा मामला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील करने आए हैं, खास तौर से आपसे बोल रहे हैं कि आप मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करिए। आप कब तक दरी बिछाएंगे समाजवादी के लिए? कब तक दरी बिछाएंगे आप? क्या मिला आपको? यहाँ के विधायक ने कौन सा काम किया? कुछ काम किया? कहीं नजर आए? कहीं तुम्हारी तकलीफ में दिखाई दिए? कहीं पर कुछ नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए एक नई तब्दीली आपको पैदा करना है। समाजवादी पार्टी बोलेगी ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, बीजेपी मुख्यमंत्री भी बोल दिए कि देखकर बोलना चाहिए। हम आपको ये बताने आए हैं कि आप डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, हौसले को बुलंद रखिए। और अगर और हौसला हासिल करना है तो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखिए। कर्नाटका में एक बच्ची हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल रखकर अपने कॉलेज को जाती है तो 25-30 नौजवान उसके करीब आकर नारे लगाते हैं, उसको डराते हैं। उस बच्ची ने जो बहादुरी का काम किया, उस बच्ची ने उन तमाम के तरफ देखकर कहा अल्लाहु अकबर। उस बच्ची ने नारा लगाया तो सब ठहर गए, फिर से कहा अल्लाहु अकबर, 3 मरतबा कहा उसने। तो यही मैं कह रहा हूं, अगर भीड़ आ जाती है, गोलियां चलती है, सिर्फ 5 सेकंड के लिए तुम ठहरो, रहमत नाजिल होगी, तुम्हारे हौसले बुलंद हो जाएंगे।
5 सेकंड ठहरो। तुम अगर एक वक्त ठहर जाओगे, तुम अगर एक वक्त असमौली में एक अच्छा फैसला ले लोगे कि अब डर की बुनियाद पर वोट नहीं दिया जाएगा, उम्मीद की बुनियाद पर वोट दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी आप देखेंगे, हम पहले से आपको वार्न करके जा रहे हैं, शाम में 6 बजे से टीवी पे शुरू हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं को बुर्का और हिजाब के नाम पर दबाया जाता है। अरे तुमको कब से मोहब्बत हो गई? मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना है, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बोलेंगे इसने भड़काऊ बात की, जाहिल लोग हैं। पुट्टू स्वामी का जजमेंट है। पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या खाता है, कौन क्या पहनता है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 377 को भी बर्खास्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट, यानी आपकी पसंद क्या है वो आपका बुनियादी हक है। अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? और आप कहते हैं कि मुसलमान पीछे हो रहे हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। अरे अब तो पढ़ना चाह रहे हैं ना। अच्छा, असमौली की बात करो, कितने स्कूल खोले मैडम? कितने स्कूल खोले? कितना कॉलेज खोले? अस्पताल, रोड बनवाई? फिर क्या करोगे? 14 तारीख को आसमान पर पतंग दिलाना है, तुमको खींचना है, ये काम करना है। ये आपका बेटा है, इसको उठा लो, इसको आसमान पर पहुंचा दो, वो तुमको उठा लेगा। मैडम जीत क्यों जाती है? अरे सुनो, तुम जिंदाबादी होगे, सुनो यार, सुनिए। मौजूदा विधायक जीत तो जाती है, मगर क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संभल बाजू है? 2 बच्चों की मौत हुई, न संभल के नवाब साहब ने, न यहां की विधायक ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो जो बच्चों का इंतकाल हुआ, गोली से मर गए, बिलाल पाशा, शहरोज उस्मानी का जिक्र भी नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। अब ये क्या हो रहा है कि मैं विधायक बन जाऊं? वह नवाब साहब का भी मामला ये कि मैं विधायक बनूं। मैं क्या कह रहा हूं कि मैं राजनीति में तिजारत करने के लिए नहीं हूं, मैं राजनीति में हूं तो गरीबों का हक दिलाने के लिए हूं। अगर मैं हैदराबाद से इतनी दूर यहां पर आ रहा हूं तो तुम अपनी मकबूलियत के लिए नहीं आ रहा हूं मेरे भाई और मेरी मां और बहनों, मैं अपने लिए नहीं आ रहा हूं, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आ रहा हूं। और आप समझिए इस बात को। और मैं पैगाम देना चाहूंगा हमारे जो तुर्क बरादरी के, जोजा बरादरी के लोग हैं, क्या आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों बंद हुआ? सपा के लोगों ने बंद कराया उसको। मेरी बात को पहुंचाऊं उन लोगों तक ताकि आपको सच्चाई मालूम हो जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हर मैदान में आपको कमजोर किया जा रहा है। लोग बोलेंगे अरे अगर यहां से मजलिस के शकील साहब कामयाब हो गए, मजलिस के 8-10 एमएलए जीत गए तो क्या करेंगे? मैं उनसे कहना चाहूंगा, प्यारे 8-10 तुम कह रहे हो, 540 का संसद है जिसमें 2 हैं, और जब 2 खड़े हो जाते बीजेपी के 300 खड़े होकर बोलते बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मगर हम नहीं बैठते, अपनी बात को करते हैं। हम सिर्फ 5 मिनट 6 मिनट में पूरी गर्मी पैदा कर देते
वाला। अभी हमारा भाषण हुआ था, हमले के बाद 4-4 गोलियां चली। दूसरे दिन हम पार्लियामेंट गए, स्पीकर साहब ने हमको मौका दिया, अल्लाह उनको अच्छा रखे, हमको 6 मिनट बोलने का टाइम मिला। हमने पार्लियामेंट को सच्चाई बता दी। अब लोग हमसे पूछते हैं कि 24 घंटे तुझ पर नहीं हुए गोली चलाने के बाद और तू आकर ये बात कर सकता है, वो क्या है? हमने कहा 24 घंटे न छोड़ो, अगर 4 घंटे भी होते तो उससे ज्यादा हम बोलते, क्योंकि हमारी जिंदगी हम अपने रब को दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। अब वो चाहे कहां डाले, किधर डाले, वो उसका काम। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, 14 तारीख के दिन एक तारीखी फैसला कर लो। आप अज़ा हो रही है, इसीलिए आपसे अपील कर बोले हैं। ठीक है, बोलेंगे ही बोलेंगे। जानते कितने हैं, उन पे छापा नहीं, जाहिल है, बात करेंगे बहुत बहुत। मैं कहना चाह रही हूँ, एक प्रदीप मिश्रा है, जानता नहीं, पढ़ा लिखा उजाट नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि आप इस विधानसभा के चुनाव में, इस हिस्सेदारी की लड़ाई में आपकी मदद की, आपके ताउन की, आपके दुआओं की बेहद जरूरत है। और आपके साथ और आपकी मोहब्बत और आपका वोट मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन असमोली में एक नई तारीख लिखी जाएगी और शकील अहमद को आप अपने वोटों से यहां से विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजाएंगे। आपसे अपील भी कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। मैं नौजवानों के गम को समझ सकता हूं। मैं नौजवानों के दिलों में और उनकी आंखों में जो फिक्र और परेशानी है, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं नौजवानों से कि किसी शायर ने कहा था कि ना हो ना उम्मीद, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाले इल्म इरफा है। उम्मीद मर्द मोमिन है खुदा के राज़दानों में। तो अपनी उम्मीद को जिंदा रखिए। और जो लोग हमारे भाई सपा में हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि नहीं तेरा नशेमन, नहीं तेरा नशेमन खसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर। तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। छोड़ो उन लोगों को, आओ हमारा साथ दो। अगर तुमको नेता बनना है तो आओ ओवैसी के कंधे पर खड़े हो जाओ। अगर तुमको तरक्की करना है राजनीति के लिए तो अपने दिलों को साफ कर लो, गरीबों की नीयत को अच्छी रख लो। अगर हमारी जिंदगी तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकती है तो होगी इंशाअल्लाह, और अगर मौत भी हमारी फायदेमंद हो सकती है तो उससे भी फायदा हासिल करो।
मगर कुछ तो करो। कब तक तुम डर डर कर इन लोगों की गुलामी करोगे? तुम कब तक इनके लिए दरी बिछाओगे? अरे कब तक दरी बिछाओगे? कब तक नारे लगाओगे कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान? अबे कितनी को जवानी कुर्बान करेगा? दादा ने करीब बाप ने की अपनी जवानी को बचा ले अपने लिए, अपनी जवानी को बचा ले अपने लिए। इसीलिए बीजेपी वाले बोलते, क्या बोलते, वो रोटी नून खाएंगे उनको जिताएंगे। हम कह रहे हैं कि रोटी नून नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे और पतन को जिताएंगे। ये बाबा का विकास है। बिजली चले गई, हम कुछ बोल रहे थे तो लगा के बिजली, बाबा की बिजली, हम खुद बिजली बना चुके हैं लोगों को। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। देखिए 2014 में क्या हम चुनाव लड़े थे, फिर कैसे बीजेपी जीत गई? आपने सपा को वोट दिया। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस एक हुए, आपने देख लिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई। 2019 के लोकसभा के चुनाव हम नहीं लड़े, फिर भी बीजेपी जीत गई। मैं आपको बता रहा हूं कि आपके वोट की अहमियत अब खत्म हो चुकी है। आपके वोट की अहमियत कोई नहीं बाकी रही। ये कड़वी बात सच्चाई से कह रहा हूं। आप तो झोली भर भर के खैरात के तौर पर वोट दे रहे हैं, मगर उनके पास आपकी कोई अहमियत नहीं है, न मान सम्मान आपका किया जाता है। आप खुद देख रहे हैं कि 3 मरतबा आपने 6.5 साल में इन तमाम बसपा सपा को वोट दिया, मगर बीजेपी कामयाब हो रही है। मेरी इस बात को लिख के रख लो तुम आज। मैं रुकनुद्दीन सराय में खड़े होकर कह रहा हूं, अगर कोई ये समझ रहा है कि सपा और बसपा को वोट देने से बीजेपी की कामयाबी को रोक देंगे, नहीं रोक पाएंगे। अपने वोट को जाय होने से बचा लो, अपने वोट को जाय होने से बचा लो। अगर आज आप अपने वोट को मजलिस के हक में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएगी। आवाज तो गई असमौली से, मगर उस आवाज में दम नहीं था। वो आवाज तो आपने भिजा दिया कामयाब होकर, मगर मैडम और मोहतरमा खाली परिवारवाद की बात करती है। अगर शकील कामयाब होगा तो गरीबों की, मजलूमों की इंसाफ की बात होगी। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि 14 तारीख के दिन आप सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पतंग के निशान पर पूरे एतमाद के साथ बटन दबाइए और अपनी जमात को, अपनी आवाज को हिस्सेदारी की लड़ाई में आप अपना सहयोग दीजिए, अपनी लड़ाई में कामयाबी हासिल करिए। मैं आपको कह रहा हूं कि मजलिस और ओवैसी सिर्फ इस लड़ाई की नहीं है, मैं आता रहूंगा जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि आप तमाम मुझसे काबिल नेता बन जाएं। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी बहनें सियासत में आए। मेरी जिंदगी का मकसद ये है कि हर मैदान में हमको हिस्सा मिले, विकास में मिले, ठेकेदारी में मिले, शिक्षा में मिले, नौकरी में मिले, राजनीति में मिले। ये हमारी कोशिश है। आप इसमें अपना साथ दीजिए और हमारे लिए दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इन तमाम जालिमों के शर से हमको और आपको महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।